इंडिया के प्रेमाइस के अलावा अगर कहीं सबसे ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है तो वो ये धरती है। तो हमें लगा कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले लोग हैं तो वो हमारी बातों को समझेंगे, इसलिए हम इस ग्राउंड पर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं 2-4 चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों में से अधिकतर लोग इस बात को लेकर अवेयर होंगे कि 18 स्टेट्स ने सिमिलर ग्राउंड पे रिलैक्सेशन दिए, ठीक है। तो और यूनियन गवर्नमेंट हमको मना कर रही है, इसके बावजूद कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने हमारे पक्ष में रिकमेंडेशन दिया है। ओके, तो अच्छा, इस चीज़ को मैं जो भी बोलूँगा आप चाहे तो अपने बुक से वेरीफाई कर लीजिएगा। इसमें से अधिकतर बातें आप अपने नेक्स्ट होने वाले मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहे तो काउंटर भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए, जो पब्लिक एजुकेशन एक पब्लिक गुड है ना। एजुकेशन हेल्थ सब कुछ पब्लिक गुड्स के अंदर आता है। पब्लिक गुड्स का डेफिनेशन सबको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो, पब्लिक लेमन लैंग्वेज में पब्लिक गुड्स वो गुड्स होता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड कमर्शियल गुड। ओके, तो पब्लिक गुड वो गुड होता है जिसको आप जब अवेल करते हैं ना तो किसी और का राइट नहीं मरता है। जैसे कि पार्क, जैसे कि कोई पब्लिक बस है, जब एक आप प्राइवेट कार खरीदते हो ना, द मोमेंट यू बाउट इट ना, ये अब और कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है। और दोस्ती यारी में ले दो, अलग बात है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, लेकिन एक कोई भी पार्क है वहाँ पर हर कोई जा सकता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज हर कोई अवेल कर सकता है। ये अटेम्प्ट की जो भी लड़ाई चल रही है वो एक क्या एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एक पब्लिक गुड है, ठीक है। तो स्टेट का रोल होता है पब्लिक गुड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग जस्टिस इज वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ द एनी स्टेट। ओके, और हर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सर्टेन प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा पार्ट है जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की लेगेसी को ड्रॉ करता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है। वो पार्ट सब लोग आप लोग को उंगलियों पर रखा होगा, वो है DPSP, और कुछ हद तक आर्टिकल 16 और कुछ हद तक आर्टिकल 15। ओके, तो आप ये सोच के देखिए कि ठीक है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक लॉजिक ये सोच के लगता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में लिस्ट डिवाइडेड है, इंडियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट ऑल दैट। तो आपको लगता है कि लीगली ऐसा सही नहीं है कि एक नजरिए से देख के लगता है कि अगर स्टेट ने दे दिया तो सेंटर क्यों देगा, है ना। लेकिन आप देखिए कि वो पब्लिक गुड जैसे ही हम उसको एज्यूम करते हैं, और पब्लिक गुड के डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रिंसिपल है ना, वो DPSP, तो क्या DPSP में भी कॉन्करेंट लिस्ट है क्या? हाँ, DPSP में भी स्टेट लिस्ट है क्या, यूनियन लिस्ट है क्या? तो जिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यूज करके और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी गलत है, या फिर यूनियन गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो वो वाली गलत है, ठीक है। अब आप आइए दूसरे आर्गुमेंट पे कि रिजर्वेशन का जो जेनेसिस है ना, उसको रिकॉल कीजिए। रिजर्वेशन का जेनेसिस क्या है कि सोशली डिप्राइव्ड है, एजुकेशनली डिप्राइव्ड है, एजुकेशनली अच्छा आप जो सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज पढ़िएगा, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस इज नॉट द ओनली ग्राउंड ऑन विच रिजर्वेशन कुड बी गारंटेड। ओके, तो मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दैट रिजर्वेशन देयर आर अदर ग्राउंड्स, ठीक है। वो क्या ग्राउंड हो सकता है? जब ये फिजिकली हैंडीकैप लोग हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड है, क्या उनको भी तो देती है ना गवर्नमेंट। तो जब फिजिकली हैंडीकैप लोग हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड है, तो वो कौन सा डिप्राइवेशन झेल रहे हैं जिनको देना है उनको, ठीक है। वो झेल रहे हैं नेचुरल इंजस्टिस, और वहाँ पर भी स्टेट का एक पेरेंटल रोल है कि आपको उनको अपलिफ्ट करना है, उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना वाला नेचुरल इंजस्टिस नहीं था क्या? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? जो RS शर्मा एक किताब आती है ना, वो क्या नाम है, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग वाला, जो वो किताब का 10% सवाल भी सोल्व कर लेता होगा ना, वो भी ये बात समझ जाएगा कि एक नेचुरल इंजस्टिस था कोविड। उसको एक्सप्लेन करना भी बेवकूफी लगता है मेरे को, ठीक है, किसी स्टेज पे जाके। और ये गवर्नमेंट को, ये पार्लियामेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि नेचुरल इंजस्टिस था, तो आपका ये ड्यूटी है कि उसके मुआवजे के रूप में हमको अफर्मेटिव एक्शन दें। और वो उसका क्या अफर्मेटिव एक्शन हो सकता है? क्या हमको क्या चाहिए? हमको एक अटेम्प्ट ही तो मांग रहे हैं ना, इससे किसी का राइट हैम्पर होता है क्या? अच्छा, बड़ा तो नहीं हो रहा ना, बोल सकता हूँ। एक आर्गुमेंट ये देती है गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट के एक्सक्यूजेस पे आता हूँ। एक आर्गुमेंट ये देती है कि अगर एज बढ़ा देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे, तो क्या होगा कि वो लोग क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। वो मुझे एक सर्वे का नाम नहीं याद है, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। आप लोग को वेरीफाई कर लेना, गूगल कर लेना, अटेम्प्ट मिलेगा तब ना पढ़ेंगे, ये मूवमेंट कर रहे हैं, याद ही नहीं है, ठीक है।
तो लेकिन उसका मैटर याद है, वो सर्वे में ये किया गया था कि ये बात डिस्कस करने की कोशिश हो रही थी कि क्या जो रिजर्वेशन जब दिया जाता है तो उसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। आपको पता है कि ओबीसी कैटेगरीज के लिए 35 ईयर एज है और एससी कैटेगरी के लिए 37 ईयर है। तो उससे क्या एज बढ़ाने से इफिशिएंसी भी कॉम्प्रोमाइज होती है क्या गवर्नमेंट में? तो इसके लिए सर्वे किया गया था, उस एजेंसी का नाम याद है, वो इंटरनेशनल एजेंसी है, मैं नाम बता दूंगा तो आप लोग गूगल कर लेंगे। उस सर्वे ने इंडियन रेलवे को चुना और इंडियन रेलवे में 2 अलग अलग जगह पे जाके वो सर्वे करते हैं, जहाँ पर एक जगह जहाँ दैट डिपार्टमेंट इज बीइंग लेड बाय एंड रिजर्व कैटेगरी ऑफिसर और वन इज बीइंग लेड बाय अ जनरल कैटेगरी ऑफिसर, राइट। और उसने इंडिकेटर के रूप में क्या चुना कि कौन से जगह पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। तो आश्चर्यजनक रूप से जो रिजर्व कैटेगरी द्वारा लीड किया जा रहा था डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैक्सिमम स्टाफ रिजर्व कैटेगरी थे, उस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वो 50% लेस था उनके ये फैक्ट इस बात को वो डिफेंड करता है कि आपको रिजर्वेशन देने से, एज रिलैक्सेशन देने से कोई इफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, ठीक है। क्या एज बढ़ता है तो हमारा मोटिव कम होता है क्या? गांधी जी पूरा हो गया तो उनका इफिशिएंसी कमजोर हो गया था क्या? मतलब कुछ भी अब कर देना तो बात अलग है, ठीक है। अब आप ये वाला भी आर्गुमेंट सही नहीं है, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट अच्छा सबसे इसको तो इजीली इस बात पर डिबंक किया जा सकता है कि जब आप रिजर्वेशन के लिए जाते हैं, जब ओबीसी एससी एसटी को जब हम लोग रिजर्वेशन देते हैं, एज रिलैक्सेशन देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग ये बात करते हैं क्या कि इनएफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होगा, इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी। वो बात साहब सोशल जस्टिस की है, ठीक है। और जब सोशल जस्टिस की बात आती है ना तो आप वहाँ पर इफिशिएंसी नहीं घुसाइएगा बीच में, ठीक है। तो कल को तो आप ओबीसी एससी एसटी को भी कह दीजिएगा कि इफिशिएंसी खराब हो रही है, उनका भी रिजर्वेशन कट कर दो। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं ये कोई छोटा मोटा डिमांड नहीं है, ठीक है। हमसे इसलिए जुड़िए कि आज का हमारा राइट कटा है ना, कल को किसी और का कटेगा। और आवाज उठाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टेम्पलेट सेट होगा ना, तो आज आपका काटा जा रहा है, कल आज हमारा काटा जा रहा है, कल आपका कटेगा, ठीक है। इसलिए सबको आवाज उठाना जरूरी है, और नहीं तो अपने इथिक्स किताब सब लोग जला दो, कोई मतलब का है नहीं, ठीक है। चलिए मैं बोला बहुत कुछ जा सकता है, अगर अभी भी बोर नहीं हुआ तो मैं बोल दूंगा, नहीं तो मुझे लगता है कि बातों से बोर हो रहे हैं।